नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर IAS में। यह हमारे जून महीने का करंट अफेयर्स है IAS के लिए, UPSC 2023 के लिए जून मंथ का करंट अफेयर्स है। देख लेते हैं जून 2022 का फर्स्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जनहित याचिका, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या शॉर्ट फॉर्म में PIL भी कहते हैं। न्यूज़ क्या थी? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने महत्वहीन जनहित याचिका दायर किए जाने पर आपत्ति प्रकट की है। महत्वहीन मतलब जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी PIL लोगों के द्वारा दायर कर दी जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति प्रकट की है। अब जनहित याचिका के बारे में देख लेते हैं। जनहित याचिका का तात्पर्य मानव अधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने, मानवाधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने और व्यापक लोक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से है। PIL की अवधारणा अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से ली गई है। इसका मतलब है कि PIL की जो भारत में जो PIL लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। PIL संविधान के अनुच्छेद 39A पर आधारित है। इसे न्यायालय द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। ये जो PIL है वह न्यायालय द्वारा मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनता को दिया गया है। PIL सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कानूनी मामलों में दायर की जा सकती है। PIL मतलब कि चाहे वह कानूनी मामला हो या निजी मामला हो, उसमें PIL दायर की जा सकती है। इसके तहत जिन मामलों पर विचार किया जाता है, मतलब जिसमें PIL दायर किया जाता है, उनमें है बंधुआ मजदूरी, मतलब किस किस के खिलाफ PIL दायर किया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार, पर्यावरणीय प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत और संस्कृति के अनुरक्षण से संबंधित मामले आदि शामिल होते हैं। इन सब मामलों में PIL दायर किया जा सकता है। PIL किसी भी हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय या सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की जा सकती है। PIL निम्नलिखित के द्वारा दायर की जा सकती है। अब ऐसा कौन कौन है जो PIL दायर कर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक। यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित हो। इसका मतलब यह है कि PIL वह भी दायर कर सकता है जो पीड़ित नहीं है। PIL कोई भी दायर कर सकता है जो पीड़ित है या नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई भी संगठन हो गया, इंस्टीट्यूशन, किंतु यह व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि जनता के हित में ही याचिका दायर कर सकता है। यह जो संगठन है वह एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे व्यक्तिगत समूह के लिए याचिका दायर कर सकता है। यदि कोई मामला अधिकतम लोक महत्व का है, मतलब बहुत ही सार्वजनिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो न्यायालय उस मामले के संबंध में स्वतः संज्ञान ले सकता है। यदि कोई ऐसा मामला है जो कि लोक महत्व की है, बहुत लोगों के इंटरेस्ट में है, तो न्यायालय उसको संज्ञान में लेकर के स्वतः ही उस पर PIL दायर करके सुनवाई कर सकता है। अब PIL का इतिहास के बारे में देख लेते हैं। PIL का इतिहास, सबसे पहली PIL हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य केस में दायर की गई थी। कब? 1979 में सबसे पहले PIL। SP गुप्ता बनाम भारत संघ केस में न्यायाधीश PN भगवती द्वारा PIL आंदोलन का नया दौर शुरू किया गया। किसके द्वारा? SP गुप्ता बनाम भारत संघ केस में। न्यायाधीश भगवती को भारत में फादर ऑफ PIL के नाम से जाना जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार और देख लेते हैं। न्यायाधीश भगवती को भारत में फादर ऑफ PIL के नाम से जाना जाता है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली PIL हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य केस में दायर की गई थी। UPSC स्टेटमेंट वाइज इसको दे सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। न्यूज़ क्या है? भारत के चुनाव आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 अस्तित्वहीन दलों को हटा दिया है। मतलब कि जो चुनाव आयोग था, जो पंजीकृत राजनीतिक दल थे 111 को उनको हटा दिया है। पंजीकृत राजनीतिक दल को सूची से हटा दिया है।
चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं है। इसने केवल हटाया है, लेकिन पंजीकरण समाप्त करने की चुनाव आयोग के पास शक्ति नहीं है। यह यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी कि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। आगे देख लेते हैं। हालांकि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को उठा सकता है, साथ ही राजनीतिक दलों से निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करने की मांग कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंदा प्राप्ति के स्रोत और इसके तरीके। यह है चुनाव आयोग मांग सकता है क्या क्या? चंदा प्राप्ति, जो उनको डोनेशन प्राप्त होता है, उसके स्रोत क्या हैं और इसके तरीके क्या हैं। कंपनियों द्वारा जो डिस्क्लोजर किया जाता है, बैंक खातों का विवरण आदि भी राजनीतिक पार्टियों से या फिर राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनसे मांग सकता है। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और 29C के तहत कई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उस सूची से हटाया है। कौन से अधिनियम के द्वारा? चुनाव आयोग ने कौन से अधिनियम के द्वारा उनको सूची से हटाया? प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और 29C के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के लिए प्रयास शुरू किया है। यह न्यूज़ थी। अब देख लेते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। अब यह इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन का प्रयास कर रही है, शुरू कर दिया है चुनाव आयोग ने। अब अगर यूपीएससी ने पूछ लिया कि एक उम्मीदवार कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, तो अधिकतम 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना। न्यूज़ क्या थी? चीन द्वारा नेपाल में पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना से पीछे हटने के करीब 4 वर्ष बाद भारत इस परियोजना का दायित्व ग्रहण करेगा। मतलब पहले पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना पर चीन काम कर रहा था। अब उसने यह काम छोड़ दिया है। अब भारत इस परियोजना का दायित्व ग्रहण करेगा। मतलब अब भारत इस परियोजना का पूरा करेगा, जो कि नेपाल में है। इसे नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में सेती नदी पर बनाने की योजना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर INSTC। अब आगे से इसको INSTC ही बोलेंगे। न्यूज़ क्या है? ईरान ने INSTC का उपयोग करके रूसी माल या वस्तुओं को भारत में भेजना शुरू कर दिया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। ईरान ने इसका प्रयोग करते हुए रूस का जो सामान है, रूस की जो वस्तुएं हैं, भारत में भेजना उसको शुरू कर दिया है। आगे देख लेते हैं। INSTC के बारे में देख लेते हैं। INSTC एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है। इसका विचार पहली बार वर्ष 2000 में रूस, भारत और ईरान ने प्रस्तुत किया था। इसका INSTC का इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। INSTC सर्वप्रथम पहले हिंद महासागर से होते हुए फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है, ईरान को कैस्पियन सागर से जोड़ता है। इसके आगे ये रूस के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोप से जुड़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं। कौन कौन 13 सदस्य हैं? भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्की इसके नया नाम है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया। ये इसके सदस्य हो गए, जो कि आपको याद ही करना है 13 सदस्य, क्योंकि 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था G20 पे। इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। भारत के लिए INSTC का महत्व क्या है?
भारत के लिए INSTC का महत्व भारत और रूस के बीच माल परिवहन की लागत को लगभग 30% तक कम करेगा। मतलब जो भारत और रूस के बीच जो माल का आवाजाही होती है उसमें जो लागत लगती है उसको 30% तक कम कर देगा। यह गलियारा भारत को मध्य एशिया और उसके परे पहुंचने में मदद करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नियो बैंक। नियो बैंक के बारे में, नियो बैंक केवल डिजिटल रूप से कार्य करने वाली एक फिनटेक कंपनी है। रिजर्व पे एक्स नियो बैंक का एक उदाहरण है। रोजर पे एक्स नियो बैंक का एक उदाहरण है। इसके पास अपना स्वयं का बैंक लाइसेंस नहीं होता है। किसके पास? नियो बैंक, जो कि एक डिजिटल बैंक है, तो इसका कोई लाइसेंस नहीं होता है। नियो बैंक पूरी तरह से ऑनलाइन बैंक है। ये बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पारंपरिक बैंक के नेटवर्क की मदद लेते हैं। मतलब कि जो स्थायी बैंक है जैसे SBI, UBI, ICICI बैंक, उनके नेटवर्क की सेवाएं प्राप्त करते हैं, नेटवर्क की मदद लेते हैं अपना कार्य करने के लिए। नियो बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कोई प्रत्यक्ष विनियमन या नियंत्रण नहीं है। नियो बैंक पर UPSC स्टेटमेंट में डाल देगी कि नियो बैंक पर RBI का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, जबकि ऐसा नहीं है। इनकी भौतिक शाखाएं नहीं होती, इसलिए ग्राहकों का इन पर कम विश्वास होता है। इनकी कोई भौतिक शाखा मतलब कि इनकी कोई शाखा नहीं होती विजुअल रूप में जो स्थायी हो, जहां लोग जाकर के शिकायत कर सके, इसलिए ग्राहकों का इन पर बहुत कम विश्वास होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वैकल्पिक निवेश कोष, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, जिसको सेबी भी बोलते हैं, सेबी ने मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसके लिए? लार्ज वैल्यू फंड हेतु। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में प्रत्येक निवेशक एक मान्यता प्राप्त निवेशक है। इसके अंदर जितने भी निवेशक हैं मान्यता प्राप्त निवेशक हैं और कम से कम 70 करोड़ रुपए का निवेश करता है। नेक्स्ट है AIF या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से तात्पर्य भारत में स्थापित या निगमित किसी भी फंड से है जो एक निजी रूप से जमा किया गया निवेश साधन है। AIF अपने निवेशकों के लाभ के लिए निवेश नीति के अनुसार निवेश करने के लिए चाहे भारतीय हो या विदेशी से धन एकत्र करता है। AIF जो अपना फंड जो है कि कलेक्ट करता है वह भारतीय हो या विदेशी उनसे धन प्राप्त करता है। नेक्स्ट है सागरमाला युवा पेशेवर योजना। न्यूज़ क्या है? SYP योजना को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने तैयार किया है। इसको किसने तैयार किया है? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, आगे की सोच रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करना है। इस योजना के तहत शुरू में लगभग 25 युवा पेशेवरों को 2 वर्ष के लिए नियोजित किया जाएगा, मतलब शामिल किया जाएगा। 25 युवाओं को इसमें 2 वर्ष के लिए शामिल किया जाएगा। सागरमाला एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है। अब सागरमाला के बारे में देख लेते हैं। सागरमाला एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है। इसे वर्ष 2015 में भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रदर्शन के रूपांतरण के लिए शुरू किया गया था। लॉजिस्टिक्स मतलब कि जो सामान की आवाजाही है पोत द्वारा, उसके प्रदर्शन के लिए, मतलब कि वो अच्छा करे अपने फील्ड में, उसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट लाया गया था। नेक्स्ट है स्पेशल 301 रिपोर्ट। US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को 6 अन्य देशों के साथ प्राथमिकता निगरानी सूची में बनाए रखा है। मतलब कि यह 6 देश उसमें है जो USA के जो है कि पेटेंट का उल्लंघन करते हैं, उस सूची में भारत को बनाए रखा है, निगरानी में बनाए रखा है। भारत के अलावा इस सूची में शामिल 6 अन्य देश कौन कौन है?
अर्जेंटीना है, चिली है, चीन है, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला के साथ भारत भी है इसमें। इस रिपोर्ट में भारत और अमेरिका के बीच विवाद के मुख्य बिंदु पर प्रकाश डाला गया है, जो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D से संबंधित है। जो भारत का पेटेंट अधिनियम 1970 है उसकी धारा 3D से संबंधित है। क्या क्या है? यदि मौजूदा उत्पाद में कुछ मामूली संशोधन करके इस एक्ट के धारा में 3D में ये है, यदि मौजूदा उत्पाद में कुछ मामूली संशोधन करके पेटेंट के लिए पुनः आवेदन किया जाता है तो इसे एवरग्रीनिंग कहते हैं। जैसे कोई उत्पाद हमने बनाया, ठीक, जैसे कि ये पेन हमने बनाया और इसमें थोड़ा पहले तो इसका पेटेंट ले लिया 20 वर्ष के लिए, फिर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने उसका फिर पेटेंट लेना चाहा तो उसे क्या कहेंगे? उसे एवरग्रीनिंग कहेंगे। आगे देख लेते हैं। भारत में पेटेंट भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा शासित होते हैं। भारत में जो पेटेंट दिया जाता है लोगों को, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा दिया जाता है। इसे भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम 1911 की जगह लाया गया था। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 को भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम 1911 की जगह पर लाया गया था। इस अधिनियम या कानून के तहत पेटेंट तभी प्रदान किए जाते हैं जब आविष्कार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। जो भारत का अधिनियम है या फिर कानून है उसको आविष्कार जब ही माना जाएगा जब यह इन सभी मानदंडों को पूरा करेंगे। ये मानदंड कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है, यह अभिनव अर्थात नया होना चाहिए। यह जो उत्पाद हमने बनाया है वह नया होना चाहिए। इसमें आविष्कारी प्रयास होने चाहिए, मतलब जो इसमें मतलब आविष्कार किया जाना चाहिए कि यह आविष्कार है। अथवा यह स्वतः प्रकट नहीं होना चाहिए, मतलब कि जैसे जो प्रकृति में पाया जाता है उस पर पेटेंट नहीं दिया जाएगा, स्वतः प्रकट नहीं होना चाहिए। यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम होना चाहिए, जिसका प्रयोग उद्योग में किया जा सके। नेक्स्ट है, यह पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अधीन नहीं आना चाहिए, मतलब कि उसके अधीन नहीं आना चाहिए। भारत बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित निम्नलिखित अभिसमयों या संधियों का हस्ताक्षर करता है जो कि इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। देख लेते हैं कौन कौन से भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कानूनों पर साइन किया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। पहला है बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहले, जिसको ट्रिप्स बोलते हैं। बर्न संधि जो कॉपीराइट से संबंधित है। नेक्स्ट है बुडापेस्ट संधि। डी है औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस की संधि। नेक्स्ट है पेटेंट सहयोग संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटीज़, हाइब्रिड प्रतिभूतियाँ। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक 20 सदस्यीय समिति का गठन किया है। किस पर? हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के बारे में ये न्यूज़ है। अब हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। ये निवेश के साधन है, मतलब इसमें निवेश किया जाता है। ये दो या दो से अधिक विभिन्न वित्तीय साधनों को जोड़ते हैं। इनमें सामान्यतः इक्विटी और बॉन्ड ऋण जैसी विशेषताएं होती हैं, मतलब इसमें इक्विटी इकट्ठा भी कर सकते हैं और ऋण भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अवसंरचना निवेश न्यास, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको अवसंरचना निवेश न्यास, रियल एस्टेट निवेश न्यास, प्रेफर्ड स्टॉक्स आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन जैसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में न्यूज़ क्या थी। हाल ही में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। इसे 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसके 50 वर्ष पूरे हो गए तो इसके उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष। UNCHE को स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। जो स्टॉकहोम सम्मेलन है इसको UNSC के रूप में भी जाना जाता है।
इसी सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण को एक गंभीर वैश्विक मुद्दे के रूप में स्वीकार किया गया था। स्टॉकहोम +50 की थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम क्या थी? सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर है। आगे देख लेते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का पहला प्रमुख सम्मेलन था। ये जो 1972 में हुआ था, यह पहला प्रमुख सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दों के लिए। इसका आयोजन वर्ष 1972 में किया गया था। इसका उद्देश्य संधारणीयता को बढ़ावा देना और पर्यावरण का। स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में, यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का पहला प्रमुख सम्मेलन था। इसका आयोजन वर्ष 1972 में किया गया था। इसका उद्देश्य संधारणीयता मतलब समानता को बढ़ावा देने और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए वैश्विक प्रयासों को एकजुट करना था। जो 1972 का सम्मेलन था, इसी सम्मेलन में UNEP की स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के तत्वाधान में बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत मतलब इसके अधीन कितने पर्यावरणीय समझौते हुए हैं, ये सारे समझौते हैं। देख लेते हैं। 1971 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, 1972 में कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, 1973 में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसको साइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट 1973-78 में कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, जिसको मॉर्पल कन्वेंशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 1985-87 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। 1988 में बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट्स एंड द डिस्पोजल। 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी लाया गया। 1992 में ही UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC जिसको बोलते हैं। 1994 में UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD लाया गया। आगे देख लेते हैं। 1998 में रॉटरडम कन्वेंशन ऑन द हैजार्डस केमिकल इन इंटरनेशनल ट्रेड। 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन प्रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। 2013 में मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मनकरी पारे पर मीनामाता समझौता लाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वन संरक्षण नियम 2022। न्यूज़ क्या है? हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को अधिसूचित किया, मतलब उसमें संशोधन किया। क्या है इसमें देख लेते हैं। वन संरक्षण नियम 2022 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र देख लेते हैं। क्या क्या है? इस नियम को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियम को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह वन संरक्षण नियम 2003 का स्थान लेगा। कौन? ये 1922 वाला, 2022 वाला। यह नियम अलग अलग कार्यों को करने के लिए कुछ समितियों का गठन करेगा। आगे देख लेते हैं। परियोजना जांच समिति, इसे राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित की जाएगी। परियोजना जांच समिति जो होगी, इसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र गठित करेगा। क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति, इसे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या गठित किया जाएगा। क्षतिपूरक, आगे देख लेते हैं। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए ऐसी भूमि प्रदान की जाएगी जिसे न तो भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन अधिसूचित किया गया हो। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में देख लेते हैं। इसे वनों की कटाई को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसके उल्लंघन पर NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। किसके उल्लंघन पर? वन संरक्षण अधिनियम 1980। आगे देखते हैं। वर्ष 1996 का संशोधन वन की परिभाषा से संबंधित गोधा वर्मन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल करने के लिए किया गया था। UPSC सिंपल सा पूछ लेगी कि वन की परिभाषा किस मामले से संबंधित है, स्टेटमेंट में डाल देगी। तो आंसर होगा आपका गोधा वर्मन मामले में
यह वनों का वर्गीकरण नहीं करता। कौन? वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्टेटमेंट में डाल देगी यूपीएससी कि यह वनों का वर्गीकरण करता है और वन भूमि को दर्जा देता है, जबकि ऐसा नहीं है, और न ही किसी वन को वन भूमि का दर्जा देता है। अब आगे देख लेते हैं क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के बारे में देख लेते हैं। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है और आगे पूछ भी सकती है, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी पर्यावरण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है, जो कि एक्ट से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। देख लेते हैं। यह गैर वन उद्देश्यों हेतु उपयोग की गई वन भूमि, गैर वन उद्देश्य मतलब कि जहाँ फैक्ट्री लगाना है उसके लिए जो वन भूमि की क्षतिपूर्ति करने के संबंध में वृक्षारोपण और वनीकरण गतिविधियों को संदर्भित करता है। इस अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधियों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। मतलब कि इसमें फंड स्थापित किए गए हैं। फंड स्थापित किए गए हैं। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु एकत्रित किए गए कुल धन का, इसमें जो इस फंड में जो पैसा एकत्रित किया गया है उस कुल धन का 90% राज्य फंड में और शेष 10% को राष्ट्रीय निधि में मतलब राष्ट्र फंड में स्थानांतरित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय और राज्य फंड में या निधि में प्राप्त धन लोक निधि के तहत जमा किया जाएगा। मतलब कि लोगों के फंड में जमा किया जाएगा, साथ ही इस पर ब्याज भी प्राप्त होगा। यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी क्या इस पर फंड भी प्राप्त होता है, मतलब ब्याज भी प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है या नहीं। तो आपको बताना होगा कि इस पर ब्याज भी प्राप्त होता है। तो ये हमारे जून महीने का पार्ट वन जो करंट था उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ थे, और इसका भाग 2 भी जल्द ही लाऊंगा। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और ताकि मैं इसमें और भी कुछ सुधार कर सकूं। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।